नमस्ते। आज हम भारत के संविधान को सिर्फ एक किताब की तरह नहीं, बल्कि एक जिंदा ब्लूप्रिंट की तरह समझने वाले हैं। ये कोई बोरिंग लेक्चर या रटने वाली क्लास नहीं है। ये हमारे देश की नींव, उसकी दीवारों और उसकी आत्मा को गहराई से समझने की एक विजुअल जर्नी है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज के हमारे मुख्य विषय कुछ इस तरह हैं। हम शुरुआत करेंगे संविधान के ऐतिहासिक निर्माण से, फिर बढ़ेंगे प्रस्तावना यानी संविधान की आत्मा की तरफ। इसके बाद हम भारत संघ और उसके राज्य क्षेत्रों को समझेंगे। फिर बात करेंगे नागरिकता के इतिहास और वर्तमान की, और आखिर में सबसे जरूरी हिस्सा मौलिक अधिकार और न्याय। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं भाग 1 की, संविधान का ऐतिहासिक निर्माण यानी हमारे गणतंत्र की नींव। जरा इमेजिन कीजिए, दिसंबर 1946 की वो कड़ाके की सर्दियां और दिल्ली का सेंट्रल हॉल। ये 3 दिन भारतीय इतिहास के लिए कितने क्रूशल थे। 9 दिसंबर को सबसे सीनियर सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। फिर ठीक 2 दिन बाद 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बनाया गया। और फिर आता है 13 दिसंबर, जब जवाहरलाल नेहरू ने वो ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। पता है, यही प्रस्ताव आगे चलकर हमारे संविधान की प्रस्तावना यानी प्रियम्बल बना। अब संविधान बनाने का काम इतना विशाल था कि इसे कई कमेटियों में बांटना पड़ा, और इन कमेटियों को याद रखना काफी मजेदार हो सकता है। एक सिंपल सी ट्रिक बताता हूं। जहां भी संघ या यूनियन वर्ड आए, समझ लीजिए उसके अध्यक्ष नेहरू जी थे। भारत के अलग अलग प्रांतों को जोड़ने का काम किसने किया? हमारे लौह पुरुष सरदार पटेल ने। तो प्रांतीय समिति उनके पास थी। देश में नियम बनाने और संचालन करने का काम एक तरह से राजा का होता है, तो ये जिम्मेदारी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास थी। और सबसे अहम, ड्राफ्टिंग या प्रारूप समिति, इसके अध्यक्ष थे संविधान के पिता डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। एकदम लॉजिकल है ना? हम अक्सर इन नियमों और आर्टिकल्स में इतना खो जाते हैं कि इसके पीछे की इंसानी कहानी भूल जाते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारे ओरिजिनल संविधान को प्रिंट नहीं किया गया था। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने इसे अपने हाथों से इटैलिक कैलीग्राफी में लिखा था, वो भी 432 निब्स का इस्तेमाल करके। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने इस काम के लिए एक भी पैसा नहीं लिया। बस एक ही शर्त रखी थी कि हर पन्ने पर उनका और उनके दादाजी का नाम लिखा जाए। शांति निकेतन के कलाकारों ने इसे सजाया। ये वाकई देश के लिए एक निस्वार्थ प्यार था। अब आते हैं भाग 2 पर, प्रस्तावना, संविधान की आत्मा यानी देश की पहचान और उसका वादा। प्रस्तावना की शुरुआत होती है इन दमदार शब्दों से, हम भारत के लोग। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये 72 साल की मातंगिनी हाजरा जैसी उन वीरांगनाओं के बलिदान की गूंज है जिन्होंने अपनी जान दे दी। ये बताता है कि देश की असली ताकत कोई सरकार नहीं, बल्कि हम आम लोग हैं। इसके बाद प्रस्तावना में भारत की पहचान 5 शब्दों में बड़े ही लॉजिकल सीक्वेंस में बताई गई है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य। यहाँ सबसे पहले संप्रभु होना जरूरी है, जिसका मतलब है कि हम पूरी तरह से आजाद हैं। जब तक एक देश खुद फैसले लेने के लिए स्वतंत्र नहीं होगा, तब तक वो अपनी सामाजिक या आर्थिक नीतियां कैसे तय करेगा। लेकिन एक बहुत दिलचस्प कानूनी ड्रामा हुआ था। क्या ये आत्मा यानी प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है भी या नहीं? 1960 के बेरूबारी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि जिन्हें ये हिस्सा नहीं है। लेकिन फिर आता है 1973, भारतीय इतिहास की सबसे बड़ी बेंच बैठी। 68 दिनों तक चली एक जबरदस्त कानूनी बहस के बाद केशवानंद भारती मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपना ही फैसला पलट दिया। उन्होंने कहा कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है, और यहीं से जन्म हुआ मूल ढांचा सिद्धांत यानी बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का। मतलब संसद संविधान में बदलाव तो कर सकती है, लेकिन उसकी आत्मा या मूल ढांचे से छेड़छाड़ बिल्कुल नहीं कर सकती। चलिए आगे बढ़ते हैं भाग 3 की तरफ, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। इसे आप देश की भौतिक सीमाओं का निर्धारण समझ सकते हैं। किसी भी घर के नियम बनाने से पहले ये तो पता होना चाहिए ना कि घर की दीवारें कहाँ तक हैं। भारत की सीमाएं तय करते वक्त एक बड़ा सवाल था कि हमारा ढांचा अमेरिका से अलग कैसे है। देखिए, अमेरिका एक फेडरेशन है जहां कई राज्य एक अग्रीमेंट के तहत साथ आए थे, लेकिन भारत के साथ ऐसा नहीं है। डॉक्टर अंबेडकर ने बिल्कुल साफ कर दिया था कि भारत एक यूनियन है। मतलब प्रशासन को आसान बनाने के लिए देश को राज्यों में बांटा तो जा सकता है, लेकिन किसी भी राज्य को भारत से अलग होने का या टूटकर अलग देश बनाने का कोई अधिकार नहीं है। अब यहाँ 2 आर्टिकल्स के बीच एक बहुत ही बारीक लेकिन जरूरी फर्क है, अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3। इसे ऐसे समझिए,
अनुच्छेद 2 बाहर वालों के लिए है। जैसे अगर भारत के बाहर के किसी नए क्षेत्र को देश में मिलाना हो, जैसे 1975 में सिक्किम को मिलाया गया था। वहीं दूसरी तरफ अनुच्छेद 3 घर वालों के लिए है, यानी ये संसद को पावर देता है कि वो भारत के अंदर मौजूद राज्यों के नाम बदल सके, उनकी सीमाएं बदल सके या नए राज्य बना सके। सिंपल है ना? बाहर वालों के लिए आर्टिकल 2 और अंदर वालों के लिए आर्टिकल 3। पर ये राज्य बनाना इतना आसान भी नहीं था। आज़ादी के समय 552 देसी रियासतों को एक साथ लाना एक बहुत ही मुश्किल और कई जगह खून खराबे वाला सफर रहा। हैदराबाद को मिलाने के लिए तो ऑपरेशन पोलो तक चलाना पड़ा था। फिर एक नई मांग उठी, भाषा के आधार पर राज्य बनाने की। 1952 में पोटी श्रीरामुलु नाम के एक नेता ने 58 दिनों का आमरण अनशन किया, जिसके बाद उनका दुखद निधन हो गया। इससे हालात इतने बिगड़ गए कि मजबूरन अक्टूबर 1953 में भाषा के आधार पर देश का पहला राज्य बनाना पड़ा, आंध्रा, और यहीं से 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम का रास्ता खुला। अब इस क्रोनोलॉजी को याद रखना थोड़ा ट्रिकी हो सकता है, लेकिन मेरे पास इसके लिए एक बहुत ही शानदार ट्रिक है। AM गुना हा। A से आंध्रा, M से महाराष्ट्र, GU से गुजरात, NA से नागालैंड और HA से हरियाणा। एक बार ये लाइन याद कर ली तो राज्यों के बनने का ये क्रम आपके दिमाग में हमेशा के लिए छप जाएगा। और इसी विकास क्रम से गुजरते हुए आज 2025 के अंत में हम जहां खड़े हैं, वहां भारत का नक्शा कुछ ऐसा दिखता है। कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। इसमें हाल ही के कुछ बड़े बदलाव भी शामिल हैं। आपको याद ही होगा, 2019 में अनुच्छेद 370 को हटाकर जम्मू कश्मीर को 2 अलग-अलग केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया था। इसके अलावा दमन और दीव को दादरा और नागर हवेली के साथ मिलाकर एक कर दिया गया है। अब रुक करते हैं भाग 4 का, नागरिकता, इतिहास और वर्तमान, यानी हमारे राष्ट्र के निवासियों को परिभाषित करना। अब दीवारें तो बन गईं, लेकिन घर के अंदर रहेगा कौन? 1947 के उस दर्दनाक बंटवारे के बाद जब लाखों शरणार्थी बेघर हुए, तो नागरिकता तय करना सबसे बड़ा चैलेंज था। ऐसे में एक तारीख बहुत क्रूशियल हो गई, 19 जुलाई 1948। लेकिन यही तारीख क्यों? क्योंकि इसी दिन भारत और पाकिस्तान के बीच परमिट सिस्टम लागू हुआ था, तो ये एक डिवाइडिंग लाइन बन गई। जो लोग इस तारीख से पहले भारत आ गए, उन्हें आसानी से नागरिकता मिल गई, और जो बाद में आए, उन्हें एक लंबी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस से गुजरना पड़ा। तो ये तो हुई बंटवारे के समय की बात, लेकिन 1950 के बाद क्या? इसके लिए संसद ने 1955 का नागरिकता अधिनियम बनाया। इसे याद रखने के लिए आप ब्रांड कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। आज के समय में भारत की नागरिकता इन 5 तरीकों से मिल सकती है। पहला, जन्म या बर्थ से। दूसरा, वंश या डिसेंट से। तीसरा, रजिस्ट्रेशन से। चौथा, नेचुरलाइजेशन यानी देशीकरण से, जो लंबे समय तक भारत में रहने वाले विदेशियों के लिए है। और पांचवा, अगर भारत किसी नए क्षेत्र को अपने अंदर मिला लेता है, जैसे कि सिक्किम के मामले में हुआ था। और नागरिकता की इसी प्रक्रिया में हाल ही में एक बड़ा बदलाव आया, 2019 का नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी CAA। इसके प्रावधान बिल्कुल स्पष्ट हैं। ये 3 पड़ोसी देशों पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए 6 अल्पसंख्यक समुदायों हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई के लिए बनाया गया है। इसमें एक कट ऑफ डेट है 31 दिसंबर 2014। जो लोग इस तारीख से पहले भारत आए हैं, उनके लिए नेचुरलाइजेशन का समय घटाकर 5 साल कर दिया गया है। साथ ही इसमें नॉर्थ ईस्ट के 6ठी अनुसूची वाले क्षेत्रों और इनर लाइन परमिट वाले इलाकों को इस कानून से साफ तौर पर छूट दी गई है। चलिए अब पहुंचते हैं अपने आखिरी और सबसे अहम भाग पर, भाग 5, मौलिक अधिकार और न्याय। ये नागरिकों का अल्टीमेट सिक्योरिटी सिस्टम है। इतिहास गवाह है कि जब भी किसी देश में सत्ता के पास असीमित पावर आती है, तो आम नागरिक की आज़ादी खतरे में पड़ जाती है। इसीलिए हमारे संविधान ने अनुच्छेद 12 में बताया कि स्टेट यानी राज्य क्या है, और फिर अनुच्छेद 13 को हमारे अधिकारों के एक मजबूत बॉडीगार्ड की तरह खड़ा कर दिया। अब देखिए, समानता के अधिकार यानी अनुच्छेद 14 में कितनी गहरी बात कही गई है। इसमें 2 अलग-अलग कॉन्सेप्ट है। पहला है विधि के समक्ष समता, जो एक ब्रिटिश कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब है कानून के सामने सब बराबर हैं, कोई वीआईपी नहीं है। ये थोड़ा नेगेटिव नेचर का है, क्योंकि ये किसी भी तरह के भेदभाव को रोकता है। लेकिन दूसरा है विधियों का समान संरक्षण, जो कि एक अमेरिकन कॉन्सेप्ट है। ये कहता है कि अगर कुछ लोग समाज में पीछे छूट गए हैं, तो उनके साथ अलग व्यवहार किया जा सकता है।
और पता है, यही वो पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है जो हमारे देश में ईडब्ल्यूएस कोटा या इंदिरा साहिनी जजमेंट जैसे आरक्षण के नियमों का असली आधार बनता है। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये अधिकार कैसे एक दूसरे से जुड़ते हैं। अनुच्छेद 19 को रटने के बजाय एक आम नागरिक की कहानी की तरह सोचिए। सबसे पहले एक इंसान के अंदर कुछ बोलने की हिम्मत आती है, यानी भाषण और अभिव्यक्ति की आज़ादी। जब वो बोलता है तो लोग उसे सुनने के लिए शांति से इकट्ठे होते हैं, यानी सम्मेलन की आज़ादी। फिर वो लोग मिलकर एक ग्रुप बनाते हैं, यानी संघ बनाने की आज़ादी। वो ग्रुप देश भर में अपने विचार फैलाने के लिए घूमता है, यानी संचरण की आज़ादी। घूमते घूमते उन्हें एक जगह पसंद आ जाती है और वो वहीं बस जाते हैं, यानी निवास की आज़ादी। और आखिर में वहां अपना पेट पालने के लिए वो कोई काम धंधा या बिजनेस शुरू करते हैं, यानी व्यापार की आज़ादी। देखिए कितने बढ़िया और लॉजिकल तरीके से ये पूरी कहानी एक के बाद एक जुड़ती जाती है। पर यहाँ एक बहुत ही सीरियस सवाल उठता है, क्या इमरजेंसी या आपातकाल के दौरान सरकार हमसे हमारी जीने की आज़ादी यानी जीवन का अधिकार छीन सकती है? इसका जवाब अनुच्छेद 21 के ऐतिहासिक सफर में छिपा है। एक गोपालन केस से लेकर मेनका गांधी केस तक। मेनका गांधी केस के बाद जीवन के अधिकार का मतलब सिर्फ सांस लेना नहीं, बल्कि सम्मान के साथ जीना हो गया। और सबसे जरूरी बात, 44वां संविधान संशोधन ने इसे इतना मजबूत बना दिया कि अब राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भी सरकार अनुच्छेद 20 और 21 को सस्पेंड नहीं कर सकती। मतलब आपका जीवन का अधिकार हमेशा सुरक्षित है। लेकिन क्या हो अगर कोई इन अधिकारों को आपसे छीनने की कोशिश करे? यही एंट्री होती है अनुच्छेद 32 की, जिसे डॉक्टर अंबेडकर ने पूरे संविधान का हृदय और आत्मा कहा था। ये आपको सीधा सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की पावर देता है। सुप्रीम कोर्ट के पास 5 तरह के खास आदेश या रिट्स जारी करने की ताकत है, जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी हेबियस कॉर्पस। अगर पुलिस किसी को गैर कानूनी तरीके से पकड़ ले तो कोर्ट उसे सामने लाने का आदेश दे सकता है। या फिर परम आदेश यानी मैंडमस, जब कोर्ट किसी सरकारी अधिकारी को अपना काम ठीक से करने का कमांड देता है। ये पांचों रिट्स असल में हमारे अधिकारों के सबसे बड़े रक्षक हैं। तो इस पूरी चर्चा के बाद अब एक सवाल जो हमें खुद से पूछना चाहिए, क्या ये संविधान सिर्फ एक मोटी सी नियम पुस्तिका है जिसे एग्जाम के लिए रटना है, या फिर ये लाखों लोगों के खून पसीने और बलिदान से लिखी गई एक ऐसी वसीयत है जिसे हमें जीना है और जिसकी रक्षा करनी है? जब भी आप देश की किसी भी राजनीतिक या सामाजिक घटना को देखें तो उसे इसी ब्लूप्रिंट के चश्मे से देखने की कोशिश कीजिएगा। ये महज कुछ पन्नों पर लिखे आर्टिकल नहीं है, ये एक आज़ाद नागरिक के तौर पर आपकी और मेरी असली ताकत है। सोचिएगा ज़रूर। इसी विचार के साथ इस शानदार विषय को समझने के हमारे आज के सफ़र को यहीं खत्म करते हैं। अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।